बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पे निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्टर से लेकर इमिग्रेंट तक, जो अपनी बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इस जहाज की कमान संभाले हैं सीनियर कैप्टन 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। मीडिया, पब्लिक और पैसेंजर बहुत एक्साइटेड है इस जहाज को लेकर। ये जहाज दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची शिप है। 269 मीटर लंबी, 53 मीटर ऊंची शिप है। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की है, दिल दहला देने वाली बात है। उस जमाने में जहाज की कॉस्ट बनी थी 7.5 मिलियन, जो आज की मुनासबत से आप देखोगे तो लगभग बनता है 400 मिलियन। शिप के अंदर के डेकोरेशन को देखे तो आज के 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। स्टेंड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड प्लानिंग, 2 बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक स्कॉश कोर्ट, एक जिम, एक रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें, एक लाइब्रेरी। जिस तरह का सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया था टाइटैनिक में, अनसिंकेबल माना जाता था इस जहाज को। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ये बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ओपनली आके पब्लिक में कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर के रवाना होने के बाद 2 दिन बाद उन्हें 12 अप्रैल 1912 को आइस वार्निंग मिल जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पे तैर कर ये जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहां पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है, जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। समंदर के जहाज एक दूसरे को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कि समंदर के इस एरिया में ज्यादा बर्फ है। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार तब्दील करती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉइस, जो कि 40 किलोमीटर पर हॉर्स बनती है, आगे बढ़ता है अपनी मंजिल की जानिब। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है। कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। सूरज गरूब हो जाता है, रात हो जाती है। 14 अप्रैल 1912 की रात को एक खास बात ये भी थी कि चांद बाहर नहीं निकला था और हद निगाह काफी कम था। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, लुक आउट पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको, जहां पे एक बंदे को बिठाया जाता है ताकि वो आगे देख सके। जो बंदा यहाँ पे बैठा होता है उसे एक बड़ी ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा ठंड की वजह से हद निगाह काफी कम थी, आंखों से आंसू भी बह रहे थे, जिससे आगे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर फेडरिक फीट इस क्रोज नेस्ट में बैठा ही अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का चट्टान उनके सामने है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजा देता है और फोन उठा के अंदर अपने ऑफिसर को फोन कर देता है और जल्दी से जहाज मोड़ने का बता देता है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को आगाह कर देते हैं कि जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ो, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह, और हाइट में ये क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ जहाज का टकराव राइट फ्रंट साइड का हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के साथ हुआ। बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, तो आप इस फोटो में देख सकते हैं। सामने का ये वाला एरिया होता है बो। बो के ऊपर वाले हिस्से को स्टर्न कहते हैं और नीचे वाले जो ये एरिया है इसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घसीटता चला गया और बहुत बड़ा डेंट कर गया। इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में होल भी आ गए। आप शायद सोच रहे होंगे ये सब कैसे हो सकता है। एक फ्रिज में रखे हुए बर्फ के टुकड़े से शायद मेटल ना कट सके, लेकिन बर्फ का पहाड़
उसका खुद का वजन कितना हो सकता है। अब कहने के लिए एक लकड़ी भी तो मेटल को नहीं काट सकता, लेकिन जब आपकी कार का एक्सीडेंट एक लकड़ी से होता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। ये बर्फ का पहाड़ इतना बड़ा था कि इसने इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। वाकये के फौरन बाद कैप्टन स्मिथ और उसकी टीम फौरन पहुंचे ये देखने के लिए कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देख के। इन्हें लगता था ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था क्योंकि इसमें फीचर ही कुछ ऐसे थे। दो मेन फीचर थे जो इस जहाज को ऐसे माना जाता था। पहला, इस जहाज में डबल बॉटम हल थे। हल जो होता है वो जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब होता है कि दो लेयर लगी है यहाँ पर। अगर एक लेयर टूट भी गई तो दूसरा लेयर बचा देगी इसको। दूसरा, उसे 16 अलग अलग वाटर टैंक कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी से भर जाए तो जहाज फिर भी तैरते रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बर्फानी तोदे से नुकसान हुआ था ये जहाज के साइड पे हुआ था। जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 16 में से 6 टैंक वाटर फिल हो चुके थे, उनमें पानी भर चुका था। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट डूबने का मतलब था कि इस जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज अब डूब रहा था। टकराव के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास के जहाज हो गए वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जय फिलिप सारे कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार वो एक के बाद एक डिस्टेंस सिग्नल भेजते रहते हैं पर कोई रिस्पांस नहीं आता। और भेजते हैं, कोई तो जहाज होगा जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 RMS कारपेथिया जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पे टाइटैनिक ऑपरेटर से बात करता है और कहता है चलो हम टाइटैनिक के मदद करने के लिए जाएंगे, जहाज को मोड़ दिया जाए। प्रॉब्लम इतनी है कि जहाज साथ था लेकिन 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये स्पीड पे भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे लग जाएंगे। तब तक टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है। बाकी क्रू मेंबर रॉकेट चलाते हैं हवा में ताकि कोई आसपास के जहाज हमें देखे और मदद करने के लिए आ जाए, पर कोई नहीं आया। इसी टाइम कैप्टन ऑर्डर कर देते हैं कि पैसेंजर को अब लाइफ बोट के जरिए उतार दिया जाए समंदर में ताकि वो बच जाए। प्रोटोकॉल की वजह से बच्चे और खवातीन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। जहाज के पैसेंजर की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है क्योंकि ज्यादातर कंपनी ने जो ऐड निकाले थे वो तो यही कहते थे हम टकराए होंगे एक बर्फ के तोहफे से। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो उसमें कैपेसिटी 65 की थी, लेकिन जस्ट उसमें जो है ना 28 अफराद ही सवार हुए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन जब एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया धीरे धीरे पैसेंजर ने भी रियलाइज करना शुरू कर दिया वाकई में ये जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजरों को ये एहसास हुआ तो पैनिक में लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में। जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था जो वो था शिप का, वो पानी में डूबने लगा। The end, it was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। अब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। लाइफ बोट की सख्त कमी थी जहाज पे। सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थे जहाज में, जिन पे गालिबन तकरीबन कोई 1200 अफराद की कैपेसिटी थी, लेकिन जहाज में 2200 अफराद थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से उतार ली गई, लेकिन बदकिस्मती से जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी किस्मत पे छोड़ दिया था। कुछ लोगों ने जबरदस्ती लाइफ बोट में छलांग लगा दी। आए विटनेस के मुताबिक 2:20 पर 2 टुकड़ों में टूट गया और डूबने लगा। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना टूटने वाले जहाज को। जो 1500 लोग इस जहाज में मौजूद थे या तो वो पानी के साथ डूब गए या जिनको तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए
क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 सेंटीग्रेड था, जो कि अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ ही मिनटों के मुताबिक आपकी मौत हो जाएगी। कहा जाता है टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ आखिर तक अपने व्हील पर ही खड़े रहे और जहाज के साथ डूब गए। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर दिया था अपने ऊपर गोली चलाकर। RMS कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे पहुंचता है तकरीबन 3:30 से 4 बजे के करीब, लेकिन उन्हें यहाँ पे टाइटैनिक तो नहीं बल्कि वहाँ पे बोट्स में लोग मिल जाते हैं जो उसे रेस्क्यू कर लेता है। वो इस जहाज की वजह से 705 लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं। टाइटैनिक की डिजास्टर के बाद बहुत सारे सवाल हुए, कई इन्वेस्टिगेशन किए गए, कुछ बातें ऐसे सामने आई जो लोग शॉक रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों कि अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक के करीब तकरीबन कोई 37 किलोमीटर पे एक जहाज मौजूद था जो टाइम पे पहुंच सकता था टाइटैनिक के पैसेंजर को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। ये वही जहाज है जिसने टाइटैनिक को कहा था सिग्नल पे लास्ट मैसेज का ख्याल करना। यहाँ पे बहुत सारे आइसबर्ग हैं। 11:15 पे कैलिफोर्नियन जहाज के ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था, वो समंदर में आगे नहीं चलना चाहता था। जहाज को रात के लिए रोक लिया गया था, रेडियो टर्न ऑफ था। यही रीजन था कि सिग्नल नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था, जो पैसेंजर मौजूद थे डेक पे वो इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे। लाइफ बोट पे लोग पैसेंजर को बिठा रहे थे तो एक ऑफिसर ने कहा था कि वो देखो एक जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमारी मदद के लिए बहुत जल्द पहुंच जाएगा। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तभी नहीं पहुंचा जब रॉकेट उड़ाए गए और फिर फेंके गए। तो सोचिए कितने लोगों की जान बच सकती थी। एक थ्योरी बताती है कि जोसेफ ब्रूफ जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर व्हाइट स्टार लाइन्स के जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने हमें ये दिखाना है कि टाइटैनिक सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज जहाज भी है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से बहुत प्रेशर था कि इस जहाज को अपनी पहले सफर को सिर्फ 6 दिनों में कंप्लीट करना है। 14 अप्रैल दोपहर के 2 बजे को कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि देखो आइस वार्निंग है, हमें स्पीड कम करनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने पेपर को लिया और अपने पॉकेट में रख दिया ताकि लोगों को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जहाज की स्पीड स्लो हो। टाइटैनिक की जो रेखिच थी जब टाइटैनिक जहाज डूबा, इस जहाज को पानी के अंदर डूबने में 70 साल से ज्यादा का वक्त लगा। सितंबर 1985 एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर, 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के, रॉबर्ट बेलेट और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर, इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समंदर के नीचे ढूंढा, यानी 3.8 किलोमीटर नीचे। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन ये जो शिप पानी के अंदर पड़ी है, एनवायरनमेंट ने पूरी तरह तबाह बर्बाद खत्म कर दिया है। लेकिन असली शिप इस तरह दिखती है, ओरिजिनल शिप, और आज इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि साल 2030 तक ये जहाज टाइटैनिक पूरी तरह से गायब हो जाएगी पानी के अंदर से।